हेलो एवरीवन, मैं रश्मिजा। आज हम शुरुआत करेंगे अकाउंट्स में हम जानेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और फंडामेंटल अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो मैं पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। आप उसे ज़रूर देख लेना। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लेना। इसलिए देखना ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम आगे आज बढ़ते हैं। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि एक उसके बाद आती है बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट में ये बताया जाता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है दोनों क्या है, सेपरेट है। दोनों को हम एक नहीं मान सकते। बिजनेस की एक अलग पहचान है और बिजनेसमैन की एक अलग पहचान है। ठीक है, तो जो भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, और जो बिजनेसमैन है वो अपना पर्सनली यूज़ करेंगे, तो वो अपना अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के जरिए यही बताया गया है कि बिजनेस की एक खुद की पहचान है। ठीक है, जो बिजनेसमैन से नहीं ली जा सकती। कहने का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन आप करो, आप बिजनेस के लिए अलग बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो बिजनेसमैन है वो अपना अलग बनाए। ठीक है, दोनों क्या है, सेपरेट है। बिजनेस की एक अलग पहचान है। ठीक है, इस कंसेप्ट में ये बताया गया। सेकंड बढ़ते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की तरफ। इस कंसेप्ट में ये बताया जाता है कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन, जिस चीज़ को आप मनी से मेजर कर सके उसको ही आप एंट्री करो बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये जानो कि जैसे आपका कंपनी है। ठीक है, उसमें कुछ स्टॉक रखा हुआ है, वो स्टॉक या तो जल गया, ठीक है, या फिर चोरी हो गई। ठीक है, तो आप ये मेज़र कर पा रहे हो, आप मेज़र ये अगर कर सकते हो कि जो स्टॉक आपकी जो चोरी हुई आपकी कंपनी की या फिर अपने बिजनेस की, जो स्टॉक आपकी चोरी हुई या फिर जल गया, उस स्टॉक का कितना प्राइस था। ठीक है, उसको मनी से मेज़र कर लो। मान लो एक होता है कि 4 लाख का कोई सामान रखा हुआ है आपके स्टॉक में, वो क्या अगर जल गया या फिर वो चोरी हो गई। ठीक है, तो उस चीज़ को आप मेज़र कर पा रहे हो कि वो जो स्टॉक था वो 4 लाख का था। ठीक है, तो उसी क्या कर सकते हो, उस चीज़ को आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, मेज़र कर पा रहे हो मनी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट में। ठीक है, इस कंसेप्ट में ये बताया गया है कि बिजनेस जो है उसके लिए एक जो सेपरेट टाइमिंग बनाई गई है। ठीक है, बिजनेस है वो कई सालों तक चलता रहेगा। ठीक है, जब कई सालों तक चलता रहेगा तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे बिजनेस की क्या स्टेटस है, हमारे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। ठीक है, हमारे बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, ये सब पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उस फाइनेंशियल ईयर जो है 12 मंथ का रखा गया है। ठीक है, उसके बेस पे 12 महीने में जितने आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है, चाहे सेल परचेज स्टॉक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सबको क्या करना है, रिकॉर्ड करके इसे 1 साल के लिए क्या है, कैलकुलेट करके हमें ये जानना पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या फिर लॉस है, हमारे बिजनेस के पास एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, बिजनेस तो कई सालों तक चलता रहेगा, लेकिन हमें हर एक साल पे यानी हर 12 महीने पे हम ये मेज़र कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या स्टेटस है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट। ये बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर तो 1 जन से लेकर के आपको 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में ये बताता है कि जो भी आप सामान, एसेट्स या कुछ भी आप सामान खरीदो, ठीक है, तो जिस टाइम आपने सामान खरीदा है उसके बाद क्या होता है, उसी को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मानोगे, यानी उसी को आप कॉस्ट मानोगे, चाहे उस सामान की वैल्यू बढ़े या फिर घटे। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई एसेट्स खरीदा, ठीक है, तो क्या हो गया है, एसेट्स में क्या डिप्रिशिएशन लगता है। ठीक है, तो हर साल एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे मान लो आपने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो आपने मान लो 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, उसके बाद हर साल उसमें डिप्रिशिएशन लग रहा है, मान लो 10% ही लग रहा है, तो हर 5,000 हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसकी वैल्यू। लेकिन उसमें ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में ये कहा जाता है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट में कि जितना में आपने परचेज किया है उसी को आप कॉस्ट मार कर आप कंसेप्ट बनाओगे। ठीक है, एंट्री करोगे।
चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डबल एस्पेक्टेड कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का डबल इफेक्ट पड़ता है। जैसे डेबिट होती है तो क्रेडिट भी होता है। मान लो हम किसी को सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो एक तरफ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एसेट्स हो गई, लायबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इस कंसेप्ट में ये बताता है कि आपके जो रिवेन्यू है, ठीक है, आपके जो भी रिवेन्यू है, एक साल की रिवेन्यू है, चाहे जो भी आप जिस टाइम आप क्या कर रहे हो, आप मान लो कोई सेल कर रहे हो, जिस टाइम आप सेल कर रहे हो, ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2012 को आपने क्या सेल कर दिया, ठीक है, और आपको पेमेंट क्या है, क्या मिल रहा है, 1 अप्रैल को मिल रहा है। ठीक है, तो जब आपने सेल किया, ठीक, उसी समय जब आपने रिवेन्यू जनरेट कर दी, ठीक है, तो उसी समय आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करोगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को मैं और अच्छे से बताती हूँ। जैसे 1 जनवरी को आपने सेल किया, ठीक है, वो तो पिछले ईयर में था, क्योंकि 31 मार्च के बाद क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, और पेमेंट आई क्या, 1 अप्रैल को आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक 31 मार्च तक ही क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 1 साल का। तो ये पिछले साल का रिवेन्यू हो जाएगा, और जो मिलेगा कब, इस साल मिलेगा। तो पिछले साल जब आप एंट्री नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे उसमें क्या हो गया, मिसमैच आ जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि जब भी आप सेल करो, जब भी आप रिवेन्यू जनरेट करो, ठीक है, चाहे वो पेमेंट मिली हो या ना मिली हो, उसी समय आप क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बताता है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि हर साल का, मतलब एक एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर हम जब निकालते हैं, एक एक साल के जब कैलकुलेट करके, ठीक है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी करेंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में, यानी करेंट ईयर के रिवेन्यू में करेंट ईयर के ही एक्सपेंस को हम मैच करेंगे। अब ये नहीं है कि करेंट ईयर के रिवेन्यू को हम पिछली ईयर के एक्सपेंस से मैच करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बताता है कि करेंट ईयर में जब आप एंट्री कर रहे हो, रिवेन्यू कर रहे हो, ठीक है, तो उसी से के साल के, करेंट ईयर के साल के ही एक्सपेंस से क्या करोगे, मैच करोगे कि कितना रिवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। पिछले साल के रिवेन्यू से या एक्सपेंस से उसे मैच नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इस कंसेप्ट का मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कोई सेल कर रहे हो, ठीक है, कैश में कर रहे हो या फिर क्रेडिट में कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या एक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का जब सामान है या फिर जाता है तो क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कोई सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ की तरफ क्या हो गया, एक सील बिल मिलेगी। ठीक है, या फिर कैश मेमो मिलेगा या फिर इनवाइस मिलेगा। इनवाइस हो जाता है जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तब। ठीक है, तो ये बताता है कि एक ऑब्जेक्टिव हो, जिस भी ट्रांजैक्शन के लिए क्या एक प्रूफ हो कि आपने ये ट्रांजैक्शन की हुई है। ठीक है, ये हो गया अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बेसिक क्या होता है, एक जनरल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, या फिर एक जनरल क्या होता है, गाइडलाइन होती है अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर ये बताता है कि अब जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जितना भी है, सारे ट्रांजैक्शन को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक भी ट्रांजैक्शन नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, ये बताता है, यानी फुल क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है, डिस्क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं या फिर कन्वेंशन ऑफ द मटेरियलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये समझते हैं, जैसे दो कोई बिजनेस है, ठीक है, दो जैसे कोई कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, यानी एक कंपनी का मान लो टर्नओवर करोड़ों में है, ठीक है, और एक कंपनी का टर्नओवर 1 लाख या 2 लाख है। ठीक है, तो जब बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, अगर उनसे, ठीक है, बाय चांस क्या होते हैं कि एक ट्रांजैक्शन, जैसे 1000 का कोई ट्रांजैक्शन अगर वो छूट जाता है, ठीक है, तो इससे क्या उनके बिजनेस पर कोई इफेक्ट उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे छोटी कंपनी है, ठीक है,
1 लाख की उनका टर्नओवर है, अगर वो 1,000 या फिर 2,000 का क्या होगा कि अगर वो ट्रांजैक्शन छूट जाता है तो उनके में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे उसमें क्या मिसमैच आ जाएगा, ठीक है, उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का, इस कंसेप्ट का ये अर्थ होता है, ठीक है। ये साइज ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के साइज पे डिपेंड करते हैं। थर्ड बढ़ते हैं प्रूडेंशन ऑफ द एंड या कन्वेंशन ऑफ द कन्वेंशन। इसमें क्या बोलता है कि जो भी आपको आपके बिजनेस में ये अनुमान है या फिर ये आपको एज्यूम लग रहा है कि क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में लॉस होने वाला है, ठीक है, एक अनुमान है कि आपके बिजनेस में क्या है, लॉस होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में क्या प्रॉफिट होने वाली है, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकते, उसको इग्नोर कर सकते हैं। इसका इफेक्ट ये पड़ता है जैसे आपको अनुमान हो कि आपके बिजनेस में क्या है, लॉस होने वाली है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी, तो ये तो होगा कि जो लॉस होने वाली है, ठीक है, उस लॉस से बचने के लिए आपने पहले से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, इसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो लॉस होता है, ठीक है, एग्जाम किया है कि मतलब एक अनुमान है कि लॉस हो सकता है, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आपने इग्नोर कर दिया और लॉस हो गई तो उसको प्रिपेयर कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट में ये बताता है कि जो आपको अनुमान है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस होने वाली है तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बिजनेस में गेन होने वाली है तो आपको उसे क्या करो, इग्नोर कर दो, ठीक है। ये चैप्टर हो गए कंप्लीट। थैंक यू सो मच।